यस पीपल, डन विथ योर ब्रेक। आप लोगों का ब्रेक हो गया। ब्रेक के बाद आपका वापस से स्वागत है करके, ठीक है। आप लोगों का वापस से ब्रेक के बाद स्वागत है। आप लोगों ने पढ़ा 194A। 194A आप लोगों ने पढ़ा। चलिए सर, पढ़ लिया हमने 194A हमने पढ़ लिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं और चलिए अगली सेक्शन अपन पढ़ रहे हैं, दैट इज द 194B एंड 194BB। अब एक बात समझना, 194A के बाद नेक्स्ट सेक्शन इज 194B एंड 194BB, दोनों साथ में पढ़ेंगे। 194B एंड 194BB। 194B इज रिलेटेड टू द, अगर आपका कोई विनिंग्स है, विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी का विनिंग, या फिर कार्ड गेम का विनिंग, या फिर क्रॉसवर्ड का विनिंग, दैट इज कॉल्ड विनिंग फ्रॉम लॉटरी, कार्ड गेम, क्रॉसवर्ड एटसेट्रा एटसेट्रा, दैट टाइप ऑफ विनिंग। तो बी का मतलब बड़े लोग कहां पैसा लगाते हैं? लॉटरी में, लॉटरी खरीदते हैं, ठीक है, लॉटरी में पैसा लगाते हैं, दैट इज द 194B। 194BB इज रिलेटेड टू द विनिंग फ्रॉम द हॉर्स रेसेस। अगर आप पैसा लगाते हो वो हॉर्स रेसेस पे लगाते हो। कहां पे लगाते हो? हॉर्स रेसेस। हॉर्स रेसेस मतलब बहुत बड़े लोग होते हैं, विजय माल्या जैसे लोग, वो कहां पैसा लगाते हैं? हॉर्स रेसेस में पैसा लगाते हैं, घोड़ों पे पैसा लगाते हैं, दैट इज 194BB। तो बी फॉर बड़े लोग कहां पैसा लगाते हैं? लॉटरी में, कार्ड गेम में वगैरह वहां पे। और बहुत बड़े लोग होते हैं वो पता है हॉर्स रेसेस पे पैसा लगाते हैं। 194BB बहुत बड़े लोग। अब एक बात समझना, क्वेश्चन ये आता है इन दोनों सेक्शन में सर पेयर कौन है, पेई कौन है, सर रेट क्या है? तो देखिए सबसे पहली चीज, यहां दोनों सेक्शन में पेयर जो है, पेयर इज एनी पर्सन, मींस कोई भी पर्सन किसी को भी विनिंग का पेमेंट करेगा तो यहां पे टीडीएस कटेगा। कोई भी पर्सन जो है, वो पर्सन अगर किसी को विनिंग का पेमेंट करेगा तो विनिंग का पेमेंट करते टाइम यहां पे टीडीएस कटेगा करके, ठीक है। विनिंग का पेमेंट करते टाइम पेयर इज एनी पर्सन। पेई इज ऑल्सो एनी पर्सन। एनी पर्सन का मतलब क्या सर? अगर रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों आ गया, आंसर इज यस। अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और वो नॉन रेजिडेंट का कोई विनिंग है तो उसका टीडीएस भी इसी सेक्शन में कटेगा। तो नॉन रेजिडेंट है तो नॉन रेजिडेंट का जो विनिंग का पैसा रहेगा उसका टीडीएस भी आपका इसी सेक्शन में कटेगा करके, ठीक है, इसी सेक्शन में टीडीएस कटेगा। इवन नॉन रेजिडेंट पेई है। रेट क्या रहेगा? तो यहां रेट रहेगा 30%, बट ऑब्वियसली अगर नॉन रेजिडेंट विनर है तो 30+4 हो जाएगा, क्योंकि आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करोगे अगर नॉन रेजिडेंट पेई है तो। अब एक और चीज समझना है, यहां पे पेयर इज एनी पर्सन, पेई इज एनी पर्सन, रेट रहेगा आपका 30%, बट टीडीएस आपका तभी काटना है जब विनिंग आपका 10,000 रुपीज से ज्यादा है। मींस विनिंग जो है वो विनिंग आपका 10,000 रुपीज से ज्यादा है तो ही टीडीएस कटेगा, अदरवाइज टीडीएस नहीं कटेगा। इफ इट इज मोर देन 10,000 तभी टीडीएस कटेगा। सर केबीसी का विनिंग किस में जाएगा? केबीसी का विनिंग 194B में जाएगा करके। वो हॉर्स रेसेस सिर्फ 194BB में आएगा, बाकी केबीसी का विनिंग है, या फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं वो, तुम्हारा आजकल रहता है ना वो घर में रहते हैं कुछ 1 महीने तक, तो 1 महीने तक जो घर में रहते हैं वो घर में जो सुपर बॉस या क्या नाम, बिग बॉस आता है, बिग बॉस, तो बिग बॉस का विनिंग है वो भी 194B में जाएगा। दैट विल बी टीडीएस एप्लीकेबल अंडर सेक्शन 194B। आप मुझे पूछेंगे कि सर जब दोनों सेक्शन एक जैसी ही है तो अलग अलग सेक्शन क्यों बनाई? एक्चुअली पहले क्या था ना, उसमें लिमिट अलग हुआ करती थी। इसमें एक जगह 5,000 का लिमिट था, एक जगह 10,000 का लिमिट था, तो लिमिट अलग थी, इसके लिए ये सेक्शन अलग अलग बताई थी, इसलिए ये सेक्शन अलग अलग बताई। बट अदरवाइज दोनों सेक्शन सेम है, तो इस अब तो सेम हो गई करके, ठीक है, बिकॉज दोनों के केस में ऐसा लिखा हुआ है 10,000 से ज्यादा है तो उस पर्टिकुलर केस में टीडीएस काटना है। अब एक और चीज समझना, सर अगर विनिंग इन काइंड है तो क्या होगा? विनिंग इन काइंड है तो क्या होगा? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि हुआ क्या, फॉर एन एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजर है जो विनिंग का ऑर्गेनाइजर है, तो जैसे एक गणपति बप्पा मंडल करके है, इन्होंने एक लॉटरी रखी, ठीक है, गणपति बप्पा मंडल मींस दैट वन ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने एक गणपति बप्पा का लॉटरी रखा। अब उस लॉटरी का फर्स्ट प्राइज जो था दैट वाज द कार वाज द फर्स्ट प्राइज, और वो भी कौन सी पता है? BMW की कार। अब BMW की कार जो है वो BMW की कार थी, वो फर्स्ट प्राइज था, तो ये रही BMW की कार। अब हुआ क्या, ये जो BMW कार है, दिस इज अमेजिंग कार, और ये जो कार है, ये मान लो कार किसी को लॉटरी में खुल गई जिसका नाम है प्रतीक, तो प्रतीक हमारे बैच का एक बंदा है, वो प्रतीक के लिए कार है वो लॉटरी में खुल गई, तो विनर इज अ प्रतीक।
अब इस कार की मार्केट वैल्यू है, दैट फेयर मार्केट वैल्यू इज 1 करोड़ रुपीज। तो क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर इस पे टीडीएस कैसे कटेगा, ये जो है इस पे टीडीएस कैसे कटेगा। When your car like winning is in the kind, winning जो है वो इन काइंड में है, तो इस पे टीडीएस कैसे कटेगा। इस पे टीडीएस है वो टीडीएस कैसे कटेगा, इस पे जो टीडीएस है वो टीडीएस कैसे कटेगा। ये 1 करोड़ की जो कार, इस पे टीडीएस कैसे कटेगा। क्या इसका 30% पार्ट जो है वो 30% पार्ट जो है वो काट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देगा। ये जो गणपति पप्पा मंडल है वो क्या करेगा, इसका क्या 30% पार्ट है वो काट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेजेगा। आंसर इज नो। इस केस में क्या होता है कि अगर आपकी जो विनिंग है वो इन काइंड है। इन काइंड का मतलब होता है जैसे आपका कोई सामान है, इन काइंड है, या फिर कुछ कैश में कुछ काइंड में है और कैश सफिशिएंट नहीं है टीडीएस का अमाउंट के लिए। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि ये गणपति पप्पा मंडल है ना, ये कार को रिलीज तभी करेंगे, प्रतीक को तभी देंगे जब प्रतीक इसका टैक्स भर के आएगा गवर्नमेंट को। मींस यहां पे ये लोग क्या करेंगे, गणपति पप्पा मंडल वाले प्रतीक को बोलेंगे कि प्रतीक देख यहां पे 1 करोड़ की कार है, इसका टीडीएस है सपोज 30% ही होगा, तो 30 लाख रुपीस या तो तू हमको लाके दे दे, मींस गिव अस द 30 लाख रुपीस, देन ओनली वी विल रिलीज यू द कार। हम तुझे कार तब रिलीज करेंगे जब तू क्या करेगा, 30 लाख रुपीस हमको देगा। या फिर एक काम कर, 30 लाख का रुपए का तू एडवांस टैक्स पे करके आ जा, 30 लाख रुपीस का तू एडवांस टैक्स पे करके आ जा और एडवांस टैक्स का चालान हमको बता दे, हम तेरे को कार रिलीज कर देंगे। तो 30 लाख का एडवांस टैक्स पे करके आ जा और एडवांस टैक्स का हमको चालान बता दे। अगर तूने चालान बता दिया करके, ठीक है, चालान बता दिया तो हम तेरे को ये कार रिलीज कर देंगे, ऐसा ये प्रोविजन बोलता है। लेकिन आपके और हमारे मन में एक डाउट आया करके, ठीक है, बिकॉज हम लोग गरीब है सब लोग करके, ठीक है, तो हमारे मन में एक डाउट आया कि मान लो प्रतीक जो है वो भी गरीब है और उसके पास 30 लाख रुपया है ही नहीं, तो क्या करेगा। आपके और मेरे मन में ये डाउट पक्का आया करके, 101% आया ही होगा आपके मन में ये डाउट कि प्रतीक जो है वो प्रतीक तो गरीब है सर, और ये अगर गरीब है तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, ये 30 लाख कहां से लाएगा। अब इसके लिए कोई प्रोविजन इनकम टैक्स में नहीं लिखा हुआ कि क्या होगा, ये गरीब है तो, ये गरीब है तो कार बेच दे हाथों हाथ, किसी को प्रॉमिस कर ले करके, ठीक है, किसी को प्रॉमिस कर ले कि भाई चलो मैं तुमको कार सस्ते में बेच दूंगा 70-80 लाख रुपीस में करके, ठीक है, 70-80 लाख में कार बेच दूंगा, आप मुझे 30 लाख थोड़े टाइम के लिए उधार दे दीजिए, तो आप भैया ऐसा कर सकते हो। बाकी ऐसा लॉ में कोई प्रोविजन नहीं है कि इस केस में क्या होगा। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो यहां गणपति पप्पा मंडल जो है उन्होंने ये एंश्योर नहीं किया और कार दे दी और ये एंश्योर नहीं किया कि इस पे टीडीएस कटा है या नहीं कटा, ये एंश्योर नहीं किया तो क्या होगा। अगर ये एंश्योर नहीं किया कि भैया मतलब ये एंश्योर नहीं कर पाए टैक्स का और उन्होंने कार रिलीज कर दी तो क्या होगा। क्या गणपति पप्पा मौर्य मंडल को असेसिन डिफॉल्ट माना जाएगा क्या। एक सेक्शन होती है जो अपन कल परसों पढ़ेंगे 2011, और 2011 क्या बोलती है कि अगर आपने किसी का टीडीएस नहीं काटा, जैसे वोडाफोन को बनाया था, वोडाफोन ने टीडीएस नहीं काटा था हचसन का, तो टीडीएस नहीं काटा तो आपको असेसिन डिफॉल्ट माना जाएगा, और असेसिन डिफॉल्ट माना जाएगा तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है, इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन यहां पे ये आता है, क्या इसको असेसिन डिफॉल्ट माना जाएगा क्या। गणपति बप्पा मौर्य मंडल ने बीएमडब्ल्यू कार दे दी और वो एंश्योर करना भूल गए, उन्होंने टीडीएस मतलब कल उस पूछा ही नहीं और एंश्योर करना भूल गए और कार दे दी। तो क्वेश्चन ये आता है, क्या ये असेसिन डिफॉल्ट माना जाएगा। इसके ऊपर एक केस लॉ है हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड का, कर्नाटका हाईकोर्ट का। हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड 2014 का कर्नाटका हाईकोर्ट का जजमेंट है। कर्नाटका हाईकोर्ट बोलती है कि उस केस में सेक्शन 2011 नहीं लगेगा। 2011 कब लगता है पता है, 2011 है वो 2011 कब लगता है कि जब भैया 2011 कब लगता है, जब आप टीडीएस काट सकते थे और टीडीएस नहीं काटा। तो यहां तो टीडीएस काट ही नहीं सकते थे ना, यहां तो टीडीएस है वो काट ही नहीं सकते थे। हाउ टू डिडक्ट द टीडीएस, कार पे टीडीएस काटा है, क्योंकि 2011 में क्या लिखा हुआ है कि इफ टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड, तो नॉट डिडक्टेड ये डिडक्ट ही नहीं कर सकते थे ना, तो कैसे आप इसको असेसिन डिफॉल्ट बनाओगे। असेसिन डिफॉल्ट यहां पे नहीं बनेगा, यहां पे ये असेसिन डिफॉल्ट नहीं बनता। लेकिन आपके पेनल्टी प्रोसिक्यूशन में पढ़ाऊंगा, वहां पे एक सेक्शन आती है 271C, एक 271C की पेनल्टी लग सकती है। एक पेनल्टी होती है 271C की, वो 271C में लिखा हुआ है कि अगर आपने विनिंग पे इंश्योर नहीं किया तो वहां पेनल्टी लग सकती है। तो 271 की पेनल्टी लग सकती है, एज वेल एज द आपको प्रोसिक्यूशन हो सकता है, बट 2011 में आप असेसिन डिफॉल्ट नहीं माने जाओगे। अब एक और चीज समझना, जब आप घोड़ों पे पैसे लगाते हो, आपने कभी अगर रेस कोर्स गए या नहीं गए आई डोंट नो, जो पैसे लगाता है उसको पंटर बोला जाता है। आप अगर पैसे लगा रहे हो, आप बैटिंग कर रहे हो तो आपको पंटर बोला जाता है। पंटर मतलब जो पैसे लगा रहा है।
अब एक बात समझना, आपने क्या किया, पैसा लगाया, सबसे पहले आपने कुछ पैसा लगाया और आप जीत गए, और आप पहली बैट में जीत गए 30,000 रुपया, 30,000 रुपीज आप पहली बैट में जीत गए। लेकिन दूसरी बैट में आप हार गए, दूसरा बैट आपने लगाया किसी घोड़े पे, आप हार गए, और हार गए कितना पता है, 20,000 रुपीज आप हार गए। उसके बाद दूसरी बैट और लगाई, और अब दूसरी बैट में जीत गए 40,000 रुपीज, तीसरी बैट में आप 10,000 रुपीज हार गए, उसके बाद चौथी बैट में आप मान लो 5,000 रुपया और जीत गए। तो अब एक बात समझना, हुआ क्या यहां पे, आपका टोटल अगर विनिंग की बात करूं तो 30, 40 एंड 5 इट्स कम्स टू द 75,000 का आपका विनिंग है, 75,000 का आपका विनिंग है। लेकिन अगर आप लॉस देखो तो आपका 30,000 रुपीज का लॉस है। क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर एक बात बताइए, जब वो ऑर्गेनाइजर है जो आपको पैसे का पेमेंट करेगा, जो ऑर्गेनाइजर आपको पैसे का पेमेंट करेगा, तो वो टीडीएस कितने पे काटेगा, क्या पूरे 75,000 पे काटेगा या फिर नेट ऑफ अमाउंट पे काटेगा? 75,000 माइनस 30,000 इट्स कम्स टू द 45,000, क्या 45,000 पे टीडीएस काटेगा या फिर टोटल 75,000 पे? राइट आंसर इज टोटल 75,000 के लॉसेस एडजस्ट नहीं होते हैं, लॉसेस आपके एडजस्ट नहीं करेगा, वो लॉसेस को एडजस्ट नहीं करेगा और पूरे 75,000 पे 30% की रेट से टीडीएस काटेगा, पूरे 75,000 पे 30% की रेट से टीडीएस है, वो टीडीएस काटेगा। लेकिन आप मुझे अब ऐसे क्वेश्चन पूछोगे कि मान लो सर इतना विनिंग ही नहीं है जितना टीडीएस कट जाए, फॉर एन एग्जांपल करके, ठीक है, उसको जो अमाउंट मिलने वाला है वो अमाउंट तो यहां पे कितना मिलने वाला है, उसको 45,000 मिल रहा है, तो 45,000 के लिए 75,000 पे टीडीएस काटेगा, तो 75,000 मल्टीप्लाई बाय 30% दैट्स कम्स टू द 22,500, तो वो 22,500 टीडीएस काट के और रिमेनिंग पेमेंट है वो आपको दे देगा। बट आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मान लो जो बुकी है, जिसने बुक किया था, वो बुकी ने पंटर को पेमेंट करने के लिए मान लो टीडीएस जितना अमाउंट भी नहीं बच रहा, तो क्या करेगा? ऐसा कहीं पे उसका कुछ ऑप्शन नहीं दे रखा कि उस केस में क्या करने का, ऑब्वियसली जितना अमाउंट रहेगा वो एज अ टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करा देगा करके, ठीक है, डन। एक काम करिए, 194 और बीबी को पूरा आप एक बार रीड कर लीजिए, 194 एंड 194 बीबी को आप एक बार रीड कर लीजिए। वन 194 एंड 194 बीबी को रीड कर लीजिए। उर्वी एचयूएल के केस में क्या, एक बार आप रीड करिए ना, एचयूएल का केस एक बार आप रीड करिए, क्या उसको एंश्योर करना था, वो एंश्योर नहीं कर पाया, तो उस पर्टिकुलर केस में उसको असेसिन डिफॉल्ट नहीं बनाएगा, असेसिन डिफॉल्ट नहीं बनेगा, मींस 2011 सेक्शन नहीं लगेगी। एक सेक्शन 2011 है, कल अपन पढ़ेंगे कि अगर आपने टीडीएस नहीं काटा तो आप असेसिन डिफॉल्ट बनते हो, बट असेसिन डिफॉल्ट बना ही नहीं पाओगे क्योंकि टीडीएस तो काटना ही नहीं था, एंश्योर करना था, एंश्योर नहीं किया, तो उसमें दूसरी पेनल्टी लग सकती है 271C की, एज वेल एज द प्रोसिक्यूशन हो सकता है, बट यहां पे 201 में असेसिन डिफॉल्ट नहीं बनाया जाएगा। यस पीपल, डन। चलिए अब एक बात समझिए, नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं
एंड दैट इज द इंटरेस्टिंग सेक्शन, और मेरे को लगता है आज शायद पूरे लेक्चर में यही होगी। नेक्स्ट 45 मिनट्स ट्राई करेंगे 45 मिनट से पहले पहले कंप्लीट करने का, और इसके बाद एक और सेक्शन लेने का, बट चलो चेक करते हैं कितना टाइम लगता है। टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, तो आप ऐसे याद रखेंगे सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट। अब है ना, हर सेक्शन से मैं ऐसे लिंक कराते चलूंगा। बी फॉर बड़े लोग विनिंग पे, बहुत बड़े लोग हॉर्स रेसेस, सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट। अब एक बात समझता, कॉन्ट्रैक्ट के केस में सर एक बात बताइए, टीडीएस कौन काटेगा, कॉन्ट्रैक्टी काटेगा या कॉन्ट्रैक्टर काटेगा, मुझे ये बताइए। कॉन्ट्रैक्ट के केस में टीडीएस कौन काटेगा, कॉन्ट्रैक्टी काटेगा या कॉन्ट्रैक्टर काटेगा, कॉन्ट्रैक्टी या कॉन्ट्रैक्टर, टीडीएस कौन काटेगा, पेयर कौन होता है। तो पेयर जो आपका होता है दैट इज द ऑलवेज कॉन्ट्रैक्टी है, वो पेयर होता है। तो पेयर जो होता है वो कॉन्ट्रैक्टी जो होता है, कॉन्ट्रैक्टी जो पेमेंट करता है, तो कॉन्ट्रैक्टी टीडीएस काटता है किसका, कॉन्ट्रैक्टर का। तो कॉन्ट्रैक्टी टीडीएस काटेगा कॉन्ट्रैक्टर का। टी पेमेंट कौन करता है, टी करता है ना, कॉन्ट्रैक्टी। ये तो भी लोग आधे गधे लोग हैं, बताओ मैं सच में करके, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टी पेमेंट करता है ना कॉन्ट्रैक्टर को, तो कॉन्ट्रैक्टी टीडीएस काटेगा, पेयर इज अ कॉन्ट्रैक्टी। तो पेयर कोई भी पर्सन हो सकता है, यहां पे एनी पर्सन मींस एनी पर्सन, कोई भी पर्सन ने अगर कॉन्ट्रैक्ट दिया तो टीडीएस कटेगा। लेकिन गाइस इसमें बीबी सर की वाइफ को आप छोड़ दीजिए, मींस अदर देन बीबी सर की वाइफ, अदर देन बीबी सर की वाइफ। क्योंकि लॉजिकली सोचिए, मेरी वाइफ ने कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो क्या मेरी वाइफ तो दिन में 10 घंटे सोती है करके, ठीक है, वो कुछ काम ही नहीं करती, 10 घंटे सोती है, कुछ भी काम नहीं करती। सो इज इट पॉसिबल फॉर माय वाइफ टू डिडक्ट द टीडीएस, आंसर इज नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिडक्ट द टीडीएस फॉर माय वाइफ, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिडक्ट द टीडीएस। सो आप बीबी सर की वाइफ को छोड़ दीजिए। तो इन सिंपल वर्ड बता दूं, इसमें आपके इंडिविजुअल और एचयूएफ को टीडीएस तभी काटना पड़ेगा, लेकिन इस सेक्शन में इन्होंने एओपी बीओआई और बोला है कि इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई इनको टीडीएस तभी काटना पड़ेगा जब लास्ट ईयर का या तो टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, या ग्रॉस रिसीट है वो 50 लाख से ज्यादा है, तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई पेयर है, तो उनको टीडीएस तभी काटना है जब बिजनेस के केस में लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है। मींस इन सिंपल वर्ड, बीबी सर की वाइफ को टीडीएस नहीं काटना। पेई कौन होगा, तो पेई में यहां पे रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर, अगर आप रेजिडेंट पर्सन को पेमेंट करेंगे तो ही टीडीएस कटेगा। इसमें नॉन रेजिडेंट कवर नहीं है, सिर्फ रेजिडेंट पर्सन को पेमेंट करेंगे, रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर बोल सकते हैं, उसको पेमेंट किया तो टीडीएस कटेगा। रेट क्या रहेगा, तो रेट गाइस डिपेंड करेगा पेई पे कि कॉन्ट्रैक्टर कौन है। अगर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो इंडिविजुअल एचयूएफ है, कॉन्ट्रैक्टर आपका अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ है, तो यहां पे टीडीएस का रेट रहेगा वो 1% है। कॉन्ट्रैक्टर अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो उस पर्टिकुलर केस में रेट आपका 1% है। बट कॉन्ट्रैक्टर अगर अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है, तो उस पर्टिकुलर केस में टीडीएस की रेट रहेगी वो 2% रहेगी। तो देखिए मैंने क्या बोला कि टीडीएस का रेट डिपेंड करेगा कॉन्ट्रैक्टर पे कि कॉन्ट्रैक्टर है कौन। अगर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो इंडिविजुअल एचयूएफ है, इंडिविजुअल एचयूएफ कॉन्ट्रैक्टर है, तो टीडीएस का रेट 1%, बट अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो उस पर्टिकुलर केस में टीडीएस का रेट 2%। अब एक और चीज समझना, इस सेक्शन में टीडीएस तभी काटना है, इस सेक्शन में टीडीएस तभी काटना है जब या तो आपका सिंगल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 से ज्यादा है, या तो इस सेक्शन में टीडीएस तभी काटना है जब सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 से ज्यादा है, या फिर पूरे साल का मिला के आपका जो एग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट या फिर पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, सीधी सी बात है जो पहले करोगे वो कंसिडर होगा। तो एग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट इन अ ईयर या फिर उसका पेमेंट जो भी है विच एवर इज अर्लियर मोर देन 1 लाख रुपीज है तो टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस नहीं काटना। तो देखिए मैंने क्या बोला, या तो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 से ज्यादा है तो टीडीएस काटना है, या फिर मान लो आपका पूरे साल का मिला के जो एग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 लाख रुपीज से ज्यादा है तो टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस नहीं काटना। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं, कोशिश करते हैं। जैसे मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड।
और हम क्या करते हैं, बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, तो पेयर में एनी पर्सन में सिर्फ बीबी सर की वाइफ को छोड़ा था, बीबी वर्चुअल प्राइवेट लिमिटेड उसको तो टीडीएस काटना पड़ेगा, तो पेयर इज अ एनी पर्सन। बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड एक जो कंपनी है। अब एक बात समझना, हुआ क्या, हम क्या करते हैं, एक बंदे को कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, केटरिंग इज अ कॉन्ट्रैक्ट करके, ठीक है, केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट में आता है। जैसे एक बंदा है जिसका नाम है, फॉर एन एग्जांपल, एक बंदा है जिसका नाम है निखिल हलवाई, एक बंदा है निखिल हलवाई, ये बंदा है हलवाई है, और ये हम केटरिंग का इसको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, कैटरिंग का। तो जब हम केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो इसको बुलाते हैं, ये बच्चों को खाना वाना खिलाता है, पार्टी वार्टी करते हैं हम लोग कभी कभी। मान लो सबसे पहले हमने 15 जुलाई 2022 को बुलाया और उस दिन उसका बिल हुआ 27,000 का, 27,000 का कॉन्ट्रैक्ट था, बिल हुआ 27,000 का। क्या टीडीएस काटना है? आंसर इज नो, देयर इज नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस because here single contract is not more than 30,000 as well as the aggregate is not more than 1 lakh अभी तक। तो 27,000 का बिल हुआ, there is no need to deduct the TDS, TDS नहीं काटना। दूसरा, इसको हमने वापस बुलाया मान लो 19 अक्टूबर 2022 को, और उस टाइम पे बिल हुआ 28,000 का, तब भी TDS नहीं काटना। उसके बाद में सपोज 15 दिसंबर 2022 को बुलाया, किसको? निखिल हलवाई को, और उसका बिल हुआ 25,000 का, तो भी टीडीएस नहीं काटना। लेकिन उसको 14 फेब 2023 को इस साल में वापस बुलाया और उसका बिल हो गया 25,000 का, क्या अब टीडीएस काटना है? आंसर इज यस। देखिए, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट मोर देन 30,000 बट एग्रीगेट इज मोर देन 1 लाख ना। सिंगल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट मोर देन 30,000 बट एग्रीगेट इज मोर देन 1 लाख, तो यहां पे टीडीएस काटना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीगेट आपका 1 लाख से ज्यादा हो गया ना। और एग्रीगेट कितना हुआ, तो मैं बताऊं, यहां पे आपका 27 प्लस 28 प्लस 50 इट्स कम्स टू 1,05,000। तो यहां पे आपको फिर पूरे 1,05,000 पे टीडीएस काटना रहेगा एट द रेट 1%। वाई 1%? बिकॉज निखिल हलवाई इज अ इंडिविजुअल एंड व्हेन पेई इज अ इंडिविजुअल, तो आपको टीडीएस काटना है एट द रेट 1%। तो आप 1% की रेट से टीडीएस काटेंगे तो 1050 आपका आ जाएगा टीडीएस का अमाउंट 1050। तो ये जो लास्ट पेमेंट है 25,000, इसमें से 1050 का टीडीएस है वो आप काट लोगे, और बाकी वाला 23,950 है वो उसको हम क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे टू द निखिल हलवाई। निखिल हलवाई को 23,950 का हम पेमेंट करेंगे। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, मान लो, तो इन सिंपल वर्ड में बता दो, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट अगर 30 से ज्यादा है तो टीडीएस काटना है, या फिर एग्रीगेट पूरे साल का मिला के 1 लाख से ज्यादा हो गया तो आपको टीडीएस काटना है। अब एक और चीज समझना, आप लोग इधर देखना बेटा, मान लो हुआ क्या, सेम एग्जांपल में मान लो हमने उसको 19 अप्रैल 2022 को जो पहला पेमेंट किया वो 35,000 का था, मींस पहला बिल 35,000 का था, तो क्या इस पे टीडीएस काटेंगे? आंसर इज यस, इस पे टीडीएस कटेगा। और कितना कटेगा? 35,000 मल्टीप्लाई बाय 1%, दैट्स कम्स टू द 350 का हमने टीडीएस काटा। लेकिन हुआ क्या, दूसरा पेमेंट वापस हुआ 19 जुलाई 2022 को, और उस टाइम पे उसका बिल है 29,000 का। माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, इस 29 पे टीडीएस कटेगा या नहीं? फर्स्ट पेमेंट वाज 35,000, 35,000 पे हमने टीडीएस काटा पहले वाले पे, क्योंकि दैट वाज मोर देन 30,000। मेरा क्वेश्चन ये है कि सेकंड वाला जो है, उस सेकंड वाले पे टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा? ये जो सेकंड वाला है 29,000, इस 29,000 पे आपको टीडीएस है, वो टीडीएस काटना है या नहीं काटना, ये बताइए। 29,000 पे आपको टीडीएस काटना है या नहीं? क्या 29 पे टीडीएस काटेंगे या नहीं? राइट आंसर इज ऑन दिस 29,000 देयर इज नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस। क्यों काटना है? सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30 से ज्यादा नहीं, एग्रीगेट है वो 1 लाख से ज्यादा नहीं, तो 29 पे टीडीएस नहीं काटना। पहला वाला सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30 से ज्यादा था इसलिए टीडीएस कटा था, सेकंड वाले में टीडीएस नहीं काटना है। सेकंड वाले में टीडीएस नहीं काटना है, क्यों काटना है? टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात समझना, मान लो थर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका 15 दिसंबर 2022 को 30,000 का, एग्जैक्ट 30,000 का, यहां पे टीडीएस काटना है क्या? यहां पे भी टीडीएस नहीं काटना अभी तक, क्योंकि 1 लाख को क्रॉस नहीं किया और सिंगल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट मोर देन 30,000। अब मान लो 15 फेब 2023 को एक कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज द 12,000 का, अब टीडीएस काटना है। आंसर इज यस, बिकॉज एग्रीगेट 1 लाख से ज्यादा हो गया। तो
एग्रीगेट 1 लाख से ज्यादा हो गया तो 35 29 प्लस 30 प्लस 12,000 टोटल कम्स टू द 1,06,000 माइनस ऑलरेडी 35 पे आप टीडीएस काट चुके हो, तो आप क्या करेंगे 71,000 पे 1% की रेट से टीडीएस काटेंगे 710। तो सिंपल सी चीज है भैया, सिंपल सी चीज है कि टीडीएस कब काटना है। किसी भी पर्सन का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट इज मोर देन 30,000 और एग्रीगेट इज मोर देन 1 लाख रुपीज तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है करके। ठीक है, चलिए अब एक और चीज समझना। सर एक बात बताइए, आप इस सेक्शन में बार बार बोले जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता क्या है वो तो बता दीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यहां पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट से है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट से है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि सप्लाई ऑफ लेबर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क। मींस कोई पर्सन आपके लिए कोई लेबर सप्लाई कर रहा है फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क, कोई ना कोई वर्क कर रहा है और उस वर्क के लिए अगर कोई पेमेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड वर्क कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारी बुक प्रिंटिंग कराते हैं, तो बुक प्रिंटिंग है वो कोई एक प्रिंटिंग हाउस है वो करके देता है, तो दैट इज कॉल्ड वर्क कॉन्ट्रैक्ट। उसके साथ साथ में हमारा जो एसी है उस एसी का एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट आता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट करके। ठीक है, उसके बाद में हम लोग जो वो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट इसका है। उसके बाद में हम जो क्या बोलते हैं इसका है, इसके साथ साथ में जैसे मान लो हमको क्लास में फर्नीचर बनाना था, एक कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, उसने फर्नीचर बना के दिया, उसके लिए पेमेंट किया, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट तो आप जानते हो। एज वेल एज द अगर मान लो किसी से एजेंसी बेस पे आप वर्कर लेते हो, जो एजेंसी बेस पे वर्कर मींस दैट पर्सन इज सप्लाइंग लेबर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क। जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर होते हैं, आपने सुना होगा कॉन्ट्रैक्ट लेबर, तो वो एजेंसी को अगर आप कोई पेमेंट करते हो और एजेंसी फिर उनको पेमेंट करेगी, तो आप जो एजेंसी को पेमेंट करोगे वो भी तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा, दैट इज कॉल्ड योर वर्क कॉन्ट्रैक्ट। अब एक चीज समझना, वर्क में ये चीजें तो आती ही है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी है जो लॉ मेकर्स ने स्पेसिफिकली इंक्लूड की है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट में और क्या क्या चीजें आएगी। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट में और क्या क्या चीजें आएगी, उसमें सबसे पहला उन्होंने डाला दैट इज द एडवर्टाइजमेंट। अगर आप एडवर्टाइजमेंट के लिए किसी को कोई भी पेमेंट करोगे ना, दैट विल बी कवर्ड इन द वर्क कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट में आएगा और टीडीएस आपका 194C में कटेगा। आप बोलेंगे सर एक बात बताइए एडवर्टाइजमेंट में कैसे, तो जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं एडवर्टाइजमेंट में, जैसे हमने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट दिलाया किसी भी न्यूज चैनल पे। जैसे न्यूज चैनल पे हमने एडवर्टाइजमेंट दिलाया, तो न्यूज चैनल को जब भी हम पेमेंट करेंगे टीडीएस 194C में कटेगा। या फिर हमने क्या किया, मान लो कहीं पे एक होर्डिंग पुट कराया, कहीं पे एक होर्डिंग पुट कराया और वो होर्डिंग पुट कराया, उस पे लिखवा है बीबी वर्चुअल करके, ठीक है, और बीबी सर है वो डीटी पढ़ाते हैं, होर्डिंग पुट कराया, उसके लिए हमने एजेंसी को पेमेंट किया, उसका टीडीएस 194C में कटेगा। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए अगर आप कुछ भी पेमेंट करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट में आता है और टीडीएस 194C में कटेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड द ब्रॉडकास्टिंग एज वेल एज द टेलीकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है जो रेडियो पे एडवर्टाइजमेंट दिलाते हैं। संप्रीत सुना होगा रेडियो में क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए मुंबई में एक रेडियो चलता है जिसका 93.5 रेड एफएम करके, तो 93.5 एक रेड एफएम करके रेडियो चैनल है, और वो रेडियो चैनल जो है 93.5 रेड एफएम, वो रेडियो चैनल क्या करता है पता है आपको, वो जो रेडियो चैनल है, वो रेडियो चैनल पे मान लो एक जो आरजे आती है जिसका नाम है मलिश्का, और मलिश्का को मैंने बोला कि एक काम करिए मलिश्का, जब भी आप क्या बोलते हैं, जब भी आप वो शो करती है तब आप एक काम करिए, मेरा नाम ले लीजिए कि बीबी सर डीटी पढ़ाते हैं, तो उसके लिए कुछ पेमेंट किया, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। एक होता है टेलीकास्टिंग, जो आपने टीवी पे ऐड दिलाया, जो आपने टीवी पे ऐड दिलाया करके, ठीक है, जो आपने टीवी पे एडवर्टाइजमेंट दिलाया, तो दैट इज कॉल्ड योर टेलीकास्टिंग। तो टेलीकास्टिंग ब्रॉडकास्टिंग है, उसका अगर आप कोई पेमेंट करते हैं तो भी टीडीएस इसी में करता है। एज वेल एज द अगर आप कोई भी प्रोग्राम को प्रोड्यूस कराते हैं, प्रोग्राम को प्रोड्यूस कराने का मतलब होता है कि हुआ क्या, मैं जैसे बालाजी टेलीफिल्म्स के पास में गया, मैं बालाजी टेलीफिल्म्स के पास में गया और बालाजी टेलीफिल्म्स वाले को बोला कि एक एड फिल्म बना के दीजिए करके, ठीक है, कि भैया एड फिल्म में बना के दीजिए, बीबी सर दिख रहे हैं उसमें, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ बना के दीजिए। तो उन्होंने हमको प्रोग्राम बना के दिया, तो वो प्रोग्राम के लिए जो पेमेंट किया दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट, ये भी तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट माना जाएगा। तो एडवर्टाइजमेंट में इन सिंपल वर्ड बता दो, किसी टाइप का एडवर्टाइजमेंट आप कर रहे हो और एडवर्टाइजमेंट के लिए आप कुछ पेमेंट करते हो तो वो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा। अब एक चीज समझना, यहां पे कुछ एक सीबीडीटी सर्कुलर है, और सीबीडीटी क्या बोलती है समझने की कोशिश करना।
जैसे फॉर एन एग्जांपल एक कंपनी है जिसका नाम है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड। अब हमको एडवर्टाइजमेंट दिलाना था आज तक पे, हमको एडवर्टाइजमेंट दिलाना है आज तक पे। अब हमको आज तक पे एडवर्टाइजमेंट दिलाना है तो देयर में भी टू पॉसिबिलिटी। क्या हम क्या करेंगे, सीधा आज तक के पास में जाएंगे? तो बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड ने सीधा कॉन्ट्रैक्ट किया आज तक वालों से, और आज तक का मतलब इंडिया टुडे ग्रुप। अब इंडिया टुडे ग्रुप को हमने सीधा कॉन्ट्रैक्ट किया कि हमको भैया आज तक पे एडवर्टाइजमेंट दिलाया। तुम जो क्या बोलते हैं कंट्रोवर्सी करते रहते न्यूज चैनल वाले, शाम को 2-4 वो गमले में बिठा के, गमले में क्या वो ऐसे स्क्रीन में बिठाते हैं ना 5-6 लोगों को, बोला चिल्लाओ करके, लड़ो करके, ठीक है। तो वो बेचारे लड़ते हैं। अब एक बात समझना, तो बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया, अगर एडवर्टाइजमेंट दिया आज तक को और हमने पेमेंट किया आज तक को फॉर एन एग्जांपल 10 लाख रुपीस, तो 10 लाख रुपीस का हमने पेमेंट किया इंडिया टुडे ग्रुप को, तो इस पे 194C में टीडीएस कटेगा? आंसर इज यस, कटेगा। हमको टीडीएस आज तक का काटना पड़ेगा। लेकिन दूसरा ये है कि एक बात समझिए, गमले, तो गमले ही वो लगाते हैं ना, छोटे छोटे गमले लगाते हैं, उनको बिठाते हैं, कोई हिंदू मुस्लिम करो, कोई क्या करो करके, कोई बीजेपी कांग्रेस करो, तो लड़ते रहते हैं करके, ठीक है। अब एक बात समझना, बीबी वर्चुअल प्राइवेट लिमिटेड है, इन्होंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली आज तक के पास में नहीं गया, मैं गया किसी एड एजेंसी के पास में, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के पास में, और उस एड एजेंसी का नाम है फॉर एन एग्जांपल ग्लोबल एडवर्टाइजर। एक ग्लोबल एडवर्टाइजर करके एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है, दैट इज द एजेंसी। तो मैंने सोचा यार एक काम करते हैं, डायरेक्ट आज तक में पहचान नहीं थी, तो हम एड एजेंसी के पास गए और एड एजेंसी को जाके बोला कि भैया आप एक काम करो, एड एजेंसी के, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के पास जाके बोले कि भाई आप एक काम करो, हमको आज तक पे एड दिलाना है। इन्होंने बोला ठीक है दिला देंगे। तो हमने क्या किया, एड एजेंसी को मान लो 10 लाख रुपीस का पेमेंट किया। अब 10 लाख रुपीस का इनको पेमेंट किया और इन्होंने क्या किया, जब 10 लाख रुपीस का बीबी वर्चुअल पेमेंट करेगी तो ऑब्वियसली हम टीडीएस काटेंगे, आंसर इज यस। 194C में यहां पे टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है, इसने क्या किया, पेमेंट किया किसको पता है, इन्होंने पेमेंट किया इंडिया टुडे ग्रुप को। इन्होंने पेमेंट किया इंडिया टुडे ग्रुप को, इन्होंने जाके और सीधा पेमेंट कर दिया किसको, इंडिया टुडे ग्रुप को। अब ये पेमेंट कितना करेंगे, ऑब्वियसली अपना कुछ शेयर तो रखेंगे ये साथ में। तो इन्होंने जाके और इंडिया टुडे ग्रुप को पेमेंट किया और इन्होंने अपना कोई शेयर रखा करके, ठीक है। अब एक बात समझना, इंडिया टुडे ग्रुप को कितना पेमेंट किया, फॉर एन एग्जांपल 9 लाख का पेमेंट किया। तो क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि क्या ये एडवर्टाइजमेंट एजेंसी जो ये न्यूज चैनल को पेमेंट करेगी तो क्या ये टीडीएस काटेंगे या नहीं, ये जो टीडीएस है ये टीडीएस काटेंगे या नहीं, आंसर इज नो, ये टीडीएस नहीं काटेंगे। यहां सीबीडीटी का क्लेरिफिकेशन है कि यहां पे टीडीएस नहीं कटेगा, इस पार्ट में यहां पे टीडीएस नहीं काटने का है। तो देखो मैंने क्या बोला, अगर क्लाइंट ने एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को पेमेंट किया एड के लिए, उसमें टीडीएस 194C में काटना है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट एजेंसी ने जो न्यूज चैनल को पेमेंट किया, देखो अगर आप डायरेक्टली न्यूज चैनल के पास जाते हो तो टीडीएस काटना है। लेकिन अगर आप एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के पास जाते हो, आपने एडवर्टाइजमेंट एजेंसी का 194C में टीडीएस काटा है एड बाबू, इसके बाद में एडवर्टाइजमेंट एजेंसी जब इंडिया टुडे ग्रुप को पेमेंट करेगी, मिस न्यूज चैनल को पेमेंट करेगी, तो यहां पे एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है उसको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस। यहां पे इनको इसका टीडीएस है वो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, 194C में टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन यहां पे एक और क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए, यहां पे एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है, इसको मिला कितना था, 10 लाख बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड से, और उसने आगे कितना पे किया, दैट इज द 9 लाख। तो कैन आई से दैट यहां पे जो इंडिया टुडे ग्रुप है उसको 9 लाख का पेमेंट किया, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी जो ग्लोबल एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है, इन्होंने अपने पास में रिटेन किया 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख रुपीज अपने पास में रिटेन किया, तो क्वेश्चन ये आता है क्या ये 1 लाख रुपीज ये माना जाएगा कि ये कमीशन है जो इंडिया टुडे ग्रुप ने ग्लोबल एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को दिया है। समझना, मेरा समझ रहे हो मैं बोलना क्या चाहता हूं। मैं क्या बोलना चाहता हूं कि बीबी वर्चुअल्स ने 10 लाख का पेमेंट किया एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को, 10 लाख पे टीडीएस बीबी वर्चुअल ने इसका 194C में काटा। सीबीडीटी बोलती है एड एजेंसी जब इंडिया टुडे ग्रुप को पेमेंट करेगी देन देयर इज नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस, उस पे टीडीएस नहीं काटना है करके, ठीक है। अब एक बात समझिए, उस पे टीडीएस नहीं काटना है वो ठीक है, लेकिन सर इन्होंने जो ग्लोबल एडवर्टाइजर ने, इनको मिला 10 लाख था, इन्होंने आगे 9 लाख पे किया, तो 1 लाख रुपीज इन्होंने अपने पास में रिटेन करके रखा है।
तो क्या ये ऐसा माना जाएगा कि इंडिया टुडे ग्रुप ने इनको कमीशन दिया है और क्या इस पे 194H में टीडीएस कटेगा 1 लाख पे? क्या ऐसा माना जाएगा कि इंडिया टुडे ग्रुप ने इनको कमीशन दिया है ग्लोबल एडवर्टाइजर को और 194H में टीडीएस कटेगा? आंसर इज नो। यहां पे सीबीडीटी का क्लेरिफिकेशन है। सीबीडीटी बोलती है कि इट इज नॉट ट्रीटेड एज कमीशन, ये कमीशन नहीं माना जाएगा। ये दोनों कोई एजेंट नहीं है। ये जो ग्लोबल एड एजेंसी है एंड इंडिया टुडे ग्रुप, दे आर वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस, देयर इज नो एजेंसी रिलेशनशिप। यहां पे कोई एजेंसी रिलेशनशिप नहीं है। दे आर नॉट अ प्योर एजेंट ऑफ द इंडिया टुडे ग्रुप। तो इस 1 लाख पे 194H में टीडीएस नहीं कटेगा। ये जो 1 लाख है, इस 1 लाख पे आपका 194H में टीडीएस नहीं कटेगा। देयर इज नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस अंडर सेक्शन 194H। ये इनका खुद का ही प्रॉफिट है, ये कोई कमीशन नहीं माना जाएगा, ये ब्रोकरेज नहीं माना जाएगा। इस पे 194H में टीडीएस 1 लाख पे नहीं कटेगा। तो देखो मैंने 2-3 चीजें साथ में बताई। पहला, अगर आप डायरेक्टली इंडिया टुडे ग्रुप को पेमेंट करते टीडीएस काटना पड़ता 194C में? आंसर इज यस। आप एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के पास गए, आपको टीडीएस काटना है? आंसर इज यस। एडवर्टाइजमेंट एजेंसी ने इंडिया टुडे ग्रुप को पेमेंट किया, टीडीएस 194C में काटना है? आंसर इज नो। इनके पास में जो अमाउंट रिटेन किया, क्या वो कमीशन माना जाएगा? आंसर इज नो। उस पर टीडीएस 194H में नहीं कटेगा करके। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना आप लोग, एक और चीज समझना। जैसे एक न्यूज चैनल है जिसका नाम है, एक न्यूज चैनल है जिसका नाम है मान लो जी न्यूज करके, ठीक है। जी न्यूज आजकल तो आज तक पे आ गया, वो सुधीर जो है, सुधीर चौधरी करके, ठीक है, जो पहले डीएनए बताता था पहले वहां पे। अब एक बात समझना, ये बंदा जो है अभी आ गया आज तक पे करके, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जैसे एक न्यूज चैनल का एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी न्यूज चैनल ले लीजिए, सब एक जैसे ही है। जी न्यूज, आजकल तो सब न्यूज चैनल एक जैसे ही है, सब लोग न्यूज चैनल एक जैसे है, जी न्यूज करके, ठीक है। जी न्यूज एक न्यूज चैनल है जिसका नाम है जी न्यूज। अब इनको क्या करना था पता है? महाभारत बनवानी थी, महाभारत बनवानी थी। क्या बनवानी थी? महाभारत, महाभारत। अब एक बात समझना, इनको महाभारत बनवानी थी जी न्यूज को। क्या हमको महाभारत बनवानी है? महाभारत क्यों? बोले महाभारत जो है, महाभारत तो ये लोग करवाते, ये लड़वाते तो है ही है करके, ठीक है। बट इनको महाभारत डिस्प्ले करानी थी कहां पे? मतलब जी न्यूज पे। तो ये लोग गए किसके पास में पता है? ये गए अपने बालाजी टेलीफिल्म्स के पास में, बालाजी टेलीफिल्म्स के पास में, बालाजी टेलीफिल्म्स। अब ये जो बालाजी टेलीफिल्म्स वाले हैं, ये लोग क्या करते हैं? टेलीफिल्म्स वाले, बालाजी टेलीफिल्म्स वाले, ये लोग प्रोडक्शन हाउस है करके, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन हाउस। तो ये गए प्रोडक्शन हाउस के पास में। जैसे बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस है, बालाजी आपने देखा होगा, एक यशराज वाला देखा होगा, ठीक है। वैसे बहुत सारे आपने, एक करण जौहर का है, तो ऐसे प्रोडक्शन हाउस है। तो ये गए जी न्यूज वाले किसके पास में? बालाजी टेलीफिल्म्स के पास में। और ये जाके बोलते हैं कि हमको महाभारत बनानी है। तो बोला ठीक है बना देंगे, बताओ क्या करना है। तो जी न्यूज ने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया कि हमको महाभारत कैसे बनानी है, क्या बनानी है। उन्होंने पूरा बताया कि इसमें मान लो ये पर्सन है, ये दुर्योधन बनेगा, ये पर्सन अर्जुन बनेगा, ये पर्सन शकुनी बनेगा, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया। और इन्होंने क्या किया? प्रोडक्शन हाउस ने इनको महाभारत बना के दे दी कि लो आपके हिसाब से चाहिए, हमने आपको बना के दे दी और महाभारत दे दी। और अब इसके पास में कॉपीराइट किसका होगा? जी न्यूज का, क्योंकि जी न्यूज ने अपने लिए महाभारत बनवाई है। जी न्यूज जो है वो, आप जो है वो अपने लिए महाभारत बनवाई है। तो जी न्यूज जो है वो, जी न्यूज ने अपने लिए क्या बनवाई है? महाभारत बनवाई है। किससे बनवाई है? बालाजी टेलीफिल्म से बनवाई है। अब बालाजी टेलीफिल्म से क्या हुआ कि अपने लिए महाभारत बनवाई जी न्यूज ने, और जी न्यूज ने बालाजी टेलीफिल्म्स को पेमेंट किया फॉर एन एग्जांपल 50 लाख रुपीस का। तो क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर एक बात बताइए, ये जो 50 लाख रुपीस है, इस पे 194C में टीडीएस कटेगा या नहीं? आंसर इज यस। दिस इज कॉल योर कॉन्ट्रैक्ट। ये तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा और इसमें टीडीएस कटेगा, बिकॉज दिस इज बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट। बिकॉज प्रोडक्शन ऑफ द प्रोग्राम, आपने प्रोग्राम बनवाया है, आपने डिस्क्रिप्शन दिया है, आपके हिसाब से प्रोग्राम बनाया, तो उस पर्टिकुलर केस में यहां पे टीडीएस कटेगा। लेकिन हुआ क्या? मान लो फॉर एन एग्जांपल जी न्यूज वाले गए किसके पास में? बालाजी टेलीफिल्म्स के पास में। और बालाजी टेलीफिल्म्स के पास में जाने के बाद ये जी न्यूज वाले बोलते हैं करके, ठीक है, कि हमको महाभारत चाहिए। इन्होंने बोला ले लो, हमारे पास बनाई हुई पड़ी है, हमारे पास हेमंत पहले से बनाई हुई महाभारत पड़ी है, ले जाके दिखा दो लोगों को करके, ठीक है, महाभारत बनाई हुई पड़ी है।
अब एक बात समझना, ऑलरेडी कोई प्रोग्राम पहले से प्रोड्यूस था और इन्होंने इसके जो डिस्प्ले राइट जी न्यूज को दे दिया कि चलिए आप ले जाके चला दीजिए अपने चैनल पे, तो उस पर्टिकुलर केस में 194C में टीडीएस नहीं कटेगा। समझने की कोशिश करना, मैंने दो चीजें बताई है। पहला कि अगर आप मान लो कोई भी आप प्रोडक्शन हाउस के पास जाते हैं, प्रोडक्शन हाउस से कोई प्रोग्राम बनाते हैं और वो प्रोग्राम जो बना रहे हैं वो प्रोग्राम किस लिए बना रहे हैं पता है? आप अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाते हैं, आप अपना स्पेसिफिकेशन देते हैं और उसके हिसाब से अगर आप प्रोग्राम बनाते हैं और वो प्रोग्राम आपके लिए बना के देता है, तो उस पर्टिकुलर केस में ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, 194C में टीडीएस कटेगा। लेकिन ऑलरेडी प्रोग्राम बनाया हुआ था, ऑलरेडी जो है वो प्रोग्राम बनाया हुआ था, आपने क्या किया पता है? आपने जाके और अपने टीवी पे डिस्प्ले कर दिया, उसमें कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा, वहां पे टीडीएस 194C में टीडीएस नहीं कटेगा। वहां पे टीडीएस 194C में नहीं कटेगा जब ऑलरेडी बनाया हुआ प्रोग्राम आप अगर टीवी पे डिस्प्ले करते हैं। चलिए, तो मैं बता रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या आता है? पहला एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट पे टीडीएस करता है। किसी ने बोला ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट दिया तो भी 194C में टीडीएस करता है? आंसर इज यस, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट पे 194C में टीडीएस करता है। जैसे ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट पे 194C में टीडीएस करता है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कुकू एफएम है करके, ठीक है, आपने सुना होगा, उसके तो बहुत सारे लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो कुकू एफएम वाले मेरे पास आए, बहुत बार आए, 2-4 बार आए और वो बोले कि सर है ना, प्लीज आप हमको प्रमोट करिए आपके चैनल पे और हमारे लिए वीडियो बनाइए कि कुकू एफएम का कोड डालिए और ये। और मैंने कहा मेरे से ना हो पाए, ये मेरे मतलब खून में ये चीज नहीं है, मेरे से कुछ चीजें ऐसी है जो मेरे से नहीं हो पाती। मैंने कहा मैं नहीं बोल सकता यार, मैं कभी ऐसा नहीं बोलता, मेरा लेक्चर ले लो करके, ठीक है, तो मैं ये कैसे बोल दूं कि कुकू एफएम जाके सब्सक्राइब करिए एंड ऑल, मैंने नहीं बोला। तो भी उन्होंने बहुत जिद की, तो मैंने एक बार उनका बोल दिया करके, मैंने एक बजट का वीडियो डाला था, फाइनेंस एक्ट 2022 का बजट का आप वीडियो देखोगे तो उस बजट के वीडियो में कुकू एफएम का डेडिकेटेड 20 सेकंड का 30 सेकंड का एक उसमें है कि भाई कुकू एफएम अच्छा है, इससे जाके आप सब्सक्राइब करिए, ऐसा मैंने बोल दिया। अब उसके लिए उन्होंने मुझे 50,000 का पेमेंट किया। अब उसके लिए उन्होंने मुझे जो 50,000 है उसका पेमेंट किया, तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या इस पे भी टीडीएस उन्होंने मेरा काटा? आंसर इज यस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट उन्होंने मेरा टीडीएस 194C में उन्होंने डिडक्ट किया। लेकिन आप अगर मान लो फेसबुक के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करते हैं या गूगल के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करते हो, तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट इक्वलाइजेशन लेवी आता है। और ये इक्वलाइजेशन लेवी जो है वो इक्वलाइजेशन लेवी है, वो इक्वलाइजेशन लेवी आप इंटरनेशनल टैक्सेशन में पढ़ोगे कि फॉरेन की कंपनियों के थ्रू वगैरह आप अगर एडवर्टाइजमेंट करते हो तो उस पर्टिकुलर केस में आपका इक्वलाइजेशन लेवी आता है करके, ठीक है। चलिए, तो मैं बात कर रहा था एडवर्टाइजमेंट की करके, ठीक है। चलिए, अब एक बात समझना, लेस देन 1 लाख, अरे खजूर रोहित इंडिविजुअल, एक कॉन्ट्रैक्ट तो 50,000 का था ना, तो 50,000 का उन्होंने पेमेंट किया। मैं तो बड़ा खुशी हुआ कि 2 मिनट बोलना था, 50,000 रुपीज मिल गया करके, ठीक है। तो 50,000 का उन्होंने मुझे पेमेंट किया, तो उस केस में उन्होंने टीडीएस काटा बिकॉज सिंगल कॉन्ट्रैक्ट वाज मोर देन 30,000, तो उस पर्टिकुलर केस में टीडीएस कटेगा। चलिए, अब एक और चीज समझना सर, एक बात समझिए, ये तो बात हो गई एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के साथ एक और चीज समझना, कॉन्ट्रैक्ट में और क्या आता है? कॉन्ट्रैक्ट में एक आता है आपका कैरियर्स ऑफ गुड्स, कैरियर्स ऑफ गुड्स और पैसेंजर बाय एनी मोड अदर देन रेलवे। मींस आप क्या करते हैं? कैरियर्स ऑफ गुड्स और पैसेंजर बाय एनी मोड अदर देन रेलवे, रेलवे को छोड़ के किसी भी मोड से गुड्स का या पैसेंजर का कैरियर्स होता है, दैट इज कॉल्ड योर वर्क कॉन्ट्रैक्ट। इसमें टीडीएस इस सेक्शन में कटेगा। एग्जांपल के लिए, कैरियर्स ऑफ गुड्स और पैसेंजर बाय एनी मोड अदर देन रेलवे। एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, बुक्स है वो प्रिंट कराते हैं दिल्ली में, दिल्ली में बुक्स सस्ती पड़ती है एज कंपेयर टू मुंबई, मुंबई इज कॉस्टली इन केस ऑफ द प्रिंटिंग। तो हुआ क्या, हम दिल्ली से बुक है वो ट्रक वाले के थ्रू मंगाते हैं और ट्रक वाला वहां से ट्रक भरता है दिल्ली से, और ट्रक भर के और वो मुंबई आता है, और मुंबई जैसे ही आता है हम उसको पेमेंट करते हैं फ्रेट का। तो क्वेश्चन ये आता है क्या इस सेक्शन में टीडीएस कटेगा? आंसर इज यस, दैट इज कैरियर्स ऑफ गुड्स और पैसेंजर बाय एनी मोड अदर देन रेलवे। लेकिन हम अगर रेलवे को पेमेंट करते हैं तो टीडीएस नहीं काटना है। क्यों नहीं काटना है? क्योंकि रेलवे बिलोंग्स टू गवर्नमेंट। अब रेलवे अगर गवर्नमेंट को बिलोंग्स करता है तो गवर्नमेंट का टीडीएस काट के गवर्नमेंट को ही जमा कराओगे, क्या करोगे यार? आप गवर्नमेंट का टीडीएस काट के और गवर्नमेंट को ही जमा करा रहे हो, गवर्नमेंट का टीडीएस काट के गवर्नमेंट को ही जमा करा रहे हो, क्या भला कर रहे हो? तो अगर आप रेलवे को पेमेंट करते हो तो उस पर्टिकुलर केस में आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। इफ पेमेंट इज मेड टू रेलवे देन देयर इज नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस। लेकिन हम जैसे कुरियर एजेंसीज को पेमेंट करते हैं, जैसे हम डीटीडीसी का सर्विस लेते हैं, टीडीएस इस सेक्शन में कटेगा, दैट इज कैरियर्स ऑफ गुड्स और पैसेंजर बाय एनी मोड अदर देन रेलवे। तो कुरियर एजेंसी जितनी भी है वो कॉन्ट्रैक्ट में आती है और ऑब्वियसली हम जो पेमेंट करते हैं इस सेक्शन
सेक्शन में टीडीएस काटते हैं 194C में। अब एक और चीज समझना, यहां पे लिखा हुआ है कैरेज ऑफ गुड्स और पैसेंजर बाय एनी मोड अदर देन रेलवे, रेलवे को छोड़ के किसी भी मोड से कैरेज ऑफ गुड्स और पैसेंजर बाय एनी मोड अदर देन रेलवे। सर कैरेज ऑफ गुड्स तो समझ में आ गया, कैरेज ऑफ पैसेंजर क्या हो सकता है? अब ये कैरेज ऑफ पैसेंजर में कैसे टीडीएस कटेगा? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो हम कहीं पे एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से आप समझने की कोशिश करना। कैरेज ऑफ गुड्स आपको समझ में आया, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो होता है दैट इज कैरेज ऑफ गुड्स। पैसेंजर कैरेज में कैसे टीडीएस आ सकता है? जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं और ये एग्जांपल हम हर बैच में लेते हैं। हमने डिसाइड किया कि चलिए आप लोगों का जो बैच है, आप लोगों के बैच के बाद में हम लोग आपके एग्जाम के बाद में हम लोग गोवा घूमने जाएंगे। हम सब लोग मिलके कहां जाएंगे? गोवा घूमने जाएंगे। 5 दिन है, गोवा में मजे करेंगे, गोवा घूमने जाएंगे। आप सब लोग, हम सब लोग है वो गोवा घूमने जाएंगे, ठीक है। अब एक बात समझना, हमने सोचा चलो गोवा जाएंगे। अब आपका एग्जाम हो गया, एग्जाम के बाद में हम गोवा जाने वाले हैं। अब एक बात समझना, हम जो है वो गोवा जाने वाले हैं। कहां जाने वाले? गोवा। तो गोवा जाने वाले थे तो हमने क्या किया, हम सब लोग 4-5 लोग हैं वो गए किसी बस वाले के पास, और बस, मैंने बोला बस में जाएंगे, बस में जो मजा है अलग ही मजा है करके। तो बस में जाएंगे, अंतराक्षरी वगैरह खेलेंगे और बस में जाएंगे, मस्त गोवा जाएंगे, बॉम्बे टू गोवा। तो हम गए बस वाले के पास और बस वाले को बोला कि भाई हम लोग कुल मिला के हमारे बैच के 100 स्टूडेंट है लाइव वाले, मान लो हमको जाना है गोवा, तो हमको चाहिए 2 बसेस। तो वो 2 बसेस दे दो हमको, ड्राइवर आप भेज देना और हमको बताओ कितना पैसा लोगे। तो उन्होंने बोला कि एक काम करिए, आप लोग 2 बसेस आपको चाहिए और आपको जो पैसा है वो, फॉर एन एग्जाम्पल ही हैज गिवन अस द कोटेशन ऑफ द 5 लाख रुपीज के 5 लाख रुपया आप दे देना। हमने उसको 5 लाख का पेमेंट किया। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट में आएगा? आंसर इज यस। दैट इज कैरेज ऑफ गुड्स और पैसेंजर बाय एनी मोड अदर देन रेलवे। तो रेलवे को छोड़ के आप किसी भी मोड से आप गुड्स और पैसेंजर कैरी कर रहे हो, तो इन दैट पर्टिकुलर केस टीडीएस इज एप्लीकेबल अंडर सेक्शन 194C, और यहां पे 5 लाख पे आपका 194C में टीडीएस है वो आएगा। अब एक और चीज समझना, हमने सोचा करके, ठीक है, हमने सोचा कि चलिए हम जैसे ही गए वहां पे 5 लाख रुपए उसने बोला, बट हमारे बैच में कुछ ऐसे मास्टर लोग हैं, एक तो अनिल करके, एक हमारे बैच में शिखा है और एक हमारा खुजाइमा है करके, ठीक है, खुजाइमा और एक हेमंत करके। हम 4 लोग गए थे। तो वहां पे शिखा ने, अनिल ने, हेमंत ने और खुजाइमा, ये चारों बोलते हैं कि सर एक काम करते हैं यार, इनसे बस लेंगे ना तो 5 लाख लग रहा है, अपन एक काम करते, एक दिमाग लगाते हैं। मैंने कहा क्या? उसको जाके बोलते हैं कि एक काम करो, हमको तुम्हारा ड्राइवर नहीं चाहिए, हमको तुम्हारा ड्राइवर नहीं चाहिए और तेल भी हम ही भरवाएंगे। खुजाइमा बोलता है कि सर आप देखो, मेरे को देख के लगता नहीं कि मैं ड्राइवर हूं। मैंने कहा हाँ, तू तो ड्राइवर ही लगता है। हेमंत बोलता है कि सर देखो मैं भी ड्राइवर लग रहा हूं, मैं भी ड्राइव कर लूंगा, और मेरे को बोलते हैं तू तो कंडक्टर लग रहा है करके, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने सोचा कि एक काम करिए, शिखा ने बोला चलो मैं भी कंडक्टर का काम कर लूंगी, और हम चारों ने ये डिसाइड किया, उसको बोला कि तू हमको बसेस दे दे, बाकी हम हमारा देख लेंगे करके। हमको सिर्फ 7 दिन के लिए बसेस चाहिए, आपकी 5 डेज 7 डेज के लिए हमको बसेस चाहिए। तो हमने उनसे बसेस ले ली, बसेस भाड़े पे ली और बसेस लेके और हम गोवा चले गए। तेल भी हमने भराया, कंडक्टर और ड्राइवर भी हमारा ही है। एक बात बताओ, उसने बोला कि एक काम करिए, चलिए आप मुझे 3 लाख का पेमेंट कर दीजिए। हमने उसको 3 लाख का पेमेंट किया। आप मुझे बताइए टीडीएस कौन सी सेक्शन में जाएगा, 194C में जाएगा या 194I में जाइए? आप मुझे बताइए टीडीएस कौन सी सेक्शन में जाएगा? क्या ये रेंट है या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट है? राइट आंसर इज, इस केस में फिर आपका ये रेंट हो जाएगा, 194I में टीडीएस कटेगा, 194C में नहीं कटेगा। तो जैसे पहले केस में तो क्या था, ड्राइवर भी वो दे रहा था, तेल भी वो भरा रहा था, दैट वाज अ कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट था, तो उस पर्टिकुलर केस में 194C में जा रहा था। लेकिन अभी सेकेंड केस में तो हमने क्या किया कि हमने जाके और वहां से क्या लिया, वहां से व्हीकल भाड़े पे ले रखे कि भैया तू हमको बसेस दे दे, हम देख लेंगे, हम संभाल लेंगे। तो उस पर्टिकुलर केस में आपका टीडीएस 194I में जाएगा, रेंट में जाएगा, 194C में नहीं जाएगा। अब एक और चीज समझना, बहुत बार आपने देखा होगा कि ये जो ट्रांसपोर्टर रहते हैं ना, ये ट्रांसपोर्टर का टीडीएस काटना इज वेरी डिफिकल्ट। ट्रांसपोर्टर जो है वो ट्रांसपोर्टर का टीडीएस काटना इज वेरी डिफिकल्ट। ऐसा कैसे? जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, हमारे यहां पे एक बंदा है, वो बुक लेके आया दिल्ली से मुंबई, कॉम्पैक्ट लेके आया और उसने बोला कि भैया आप पैसे दो। तो हमने उसका जो है, मान लो बिल हुआ था वो 40,000 का था। तो बिल जब 40,000 का था, उसको बोला कि भैया 40,000 पे लॉ है, टीडीएस काटना पड़ता है, टीडीएस काटना पड़ता है। उसको बोला कि हमको टीडीएस काटना पड़ता है। वो बोलता है काहे का टीडीएस?
ड्राइवर को थोड़ी समझता है यार, ड्राइवर जो है वो ड्राइवर को थोड़ी समझता है। हमारी अकाउंटेंट बड़ा जिद कर रही है, बोलती है कि सर यहाँ पे 1% टीडीएस काटना पड़ेगा और मैं तुझे 39,000 और मान लो 40,000 पे 1% 400 हुआ तो 39,600 दूंगी, तो 39,600 ले ले, ये चेक 39,600 का 1% हमने टीडीएस काटा है। वो बोलता है कोई टीडीएस वीडीएस मुझे पता नहीं, ये जो है वो टीडीएस वीडीएस है वो हमको कोई भी पता नहीं है करके, ठीक है, टीडीएस है वो हमको पता नहीं है। तो ड्राइवर लोग जो ऐसे थे, तो ड्राइवर लोग क्या करते हैं ना, बोलते हैं हमको कोई टीडीएस वीडीएस पता नहीं, हमको पूरा पैसा दो, नहीं तो हमारा बॉस हमारा सैलरी से काट लेगा। तो उस केस में लॉ मेकर्स ने क्या किया पता है, एक अमेंडमेंट किया लॉ में, और लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर मान लो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है, मतलब जो ट्रक वाला है, वो ट्रक वाले के पास में 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं है, 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं है, मींस मैक्सिमम ही इज होल्डिंग द 10 व्हीकल, 10 ट्रक है, उससे ज्यादा नहीं है, एंड वो डिक्लेरेशन दे रहा है और अपना पेन नंबर दे देता है कि उसके पास 10 से ज्यादा नहीं है व्हीकल, और डिक्लेरेशन दे देता है, तो बाबू उसको पेमेंट करिए, आपको मिहिर कोई भी टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या बोला, अगर कोई ट्रांसपोर्टर है, वो ट्रांसपोर्टर को अगर आपने पेमेंट किया और ट्रांसपोर्टर के पास में मैक्सिमम 10 व्हीकल से उससे ज्यादा व्हीकल नहीं है, मैक्सिमम 10 व्हीकल है, 10 व्हीकल से ज्यादा व्हीकल नहीं, और वो डिक्लेरेशन देता है कि उसके पास 10 व्हीकल ही है, एंड वो अपना पेन नंबर का कॉपी दे देता है, तो आपको उसका टीडीएस नहीं काटना, इवन सिंगल कॉन्ट्रैक्ट इज मोर देन 30,000 या एग्रीगेट मोर देन 1 लाख, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने देखा होगा प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, आजकल ये ट्रक वाले जितने भी आते हैं ना, ये ट्रक वाले क्या करते हैं कि अपने एक डिक्लेरेशन साथ में रखते हैं, एक पैन कार्ड का कॉपी रखते हैं और एक डिक्लेरेशन साथ में रखते हैं, और वैसे ही वो आपको क्या कर देते हैं, ऐसे ही वो डिक्लेरेशन दे देते हैं एज वेल एज द आपको एक पैन कार्ड का कॉपी दे देते हैं, तो उनका टीडीएस आपको काटने की जरूरत नहीं है। तो इन सिंपल वर्ड में आपको बता दूं कि जब भी अगर कोई भी ट्रांसपोर्टर है और वो ट्रांसपोर्टर को आप पेमेंट कर रहे हो, लेकिन ट्रांसपोर्टर एक डिक्लेरेशन देता है कि उसके पास 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं है, एंड वो अपना पैन कार्ड का कॉपी दे देता है, तो उस पर्टिकुलर केस में उस ट्रांसपोर्टर का आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस, आप उस ट्रांसपोर्टर का टीडीएस नहीं काटोगे। अब एक और चीज समझना, तो मैं बोल रहा हूं आपको कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है, कैरेज ऑफ गुड्स और पैसेंजर बाय एनी मोड अदर देन रेलवे आता है, बट इसमें दो चीजें मैंने बताई, एक तो मैंने आपको यह बताया कि जो रेलवे का टीडीएस नहीं काटना, और ट्रांसपोर्टर ने अपना पेन नंबर दे दिया, डिक्लेरेशन दे दी कि उसके पास 10 से ज्यादा ट्रक नहीं है, तो उसका भी टीडीएस नहीं काटना। अब एक और चीज समझना, एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज रिलेटेड टू द केटरिंग, कि अगर कोई केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट में आएगा टीडीएस, इस सेक्शन में कटेगा। एक फोर्थ पॉइंट है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, फोर्थ पॉइंट ये बोलता है कि अगर आपका कोई पर्सन है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है एज पर द क्लाइंट स्पेसिफिकेशन आउट ऑफ द मटेरियल सप्लाइड बाय द क्लाइंट, अगर कोई पर्सन है, वो पर्सन क्या कर रहा है, कोई भी प्रोडक्ट या गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है एज पर द क्लाइंट स्पेसिफिकेशन, मींस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, क्लाइंट की स्पेसिफिकेशन है आउट ऑफ द मटेरियल सप्लाइड बाय दैट क्लाइंट, तो उस पर्टिकुलर केस में ये भी कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, इधर देखिए बेटा, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक बंदा है जिसका नाम है विघ्नेश करके, ठीक है, एक बंदा है जिसका नाम है विघ्नेश, और विघ्नेश टेबल वाला, एक बंदा है जिसका नाम है विघ्नेश टेबल वाला करके, ठीक है, विघ्नेश टेबल वाला एक बंदे का नाम है। अब हुआ क्या, एक दूसरा कोई पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर, सपोज जिसका नाम है मिस्टर निखिल, और निखिल को क्या करना है, कुछ टेबल बनानी है, ये टेबल बनवानी है, और उसने, निखिल ने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया किसको, विघ्नेश को, कि विघ्नेश मुझे टेबल चाहिए, उसमें बहुत सारे पहिए चाहिए क्योंकि टेबल थोड़ी स्ट्रांग चाहिए मेरे को, ऐसी ऐसी टेबल चाहिए। उसने पूरा डिस्क्रिप्शन किसने दिया, निखिल ने दिया। निखिल पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहा है विघ्नेश टेबल वाले को, विघ्नेश टेबल बनाने वाला है। अब एक बात समझना, विघ्नेश टेबल बनाएगा निखिल के लिए, तो मैं बोल रहा हूं निखिल ने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कि भैया मेरे को टेबल कैसी चाहिए, कितनी स्ट्रांग चाहिए, मेरे को बहुत स्ट्रांग टेबल चाहिए, सब चीजें दी है, निखिल ने डिस्क्रिप्शन दिया है, एज वेल एज द निखिल ने मटेरियल भी दिया है, एज वेल एज द निखिल ने मटेरियल दिया, और उसी से विघ्नेश ने क्या किया, टेबल बना के दे दी। तो गाइस इस पे टीडीएस कटेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में इसको क्या बोलते हैं आप लोग, जॉब वर्क बोलते हैं।
प्रैक्टिकल लाइफ में आप इसको जॉब वर्क बोलते हैं, तो जॉब वर्क के केस में भैया यहां पे टीडीएस कटता है। तो जो भी निखिल है, उस निखिल ने क्या किया कि मटेरियल सप्लाई किया, मींस यहां पे प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट आउट ऑफ द मटेरियल सप्लाइड बाय द क्लाइंट। तो क्लाइंट मटेरियल सप्लाई कर रहा है और उसी से आप प्रोडक्ट बना के दे रहे हो, तो इस पर्टिकुलर केस में टीडीएस कटेगा। लेकिन एक चीज समझना, इट इज कॉल्ड जॉब वर्क, 194C में टीडीएस कटेगा। अब एक और चीज समझना, लेकिन अगर जिग्नेश ने क्या किया, ये मटेरियल मार्केट से खरीदा होता, जिग्नेश ने क्या किया, जिग्नेश या विग्नेश, सॉरी जो भी था, विग्नेश था या जिग्नेश था, विग्नेश, हाँ विग्नेश ने क्या किया, ये मटेरियल मान लो मार्केट से खरीदा, ये मटेरियल मार्केट से खरीदा और मार्केट से मटेरियल खरीद के और उसी से उसने टेबल बनाई और वो टेबल इसको दे दी, तो क्या इसमें टीडीएस कटेगा? आंसर इज नो, इसमें टीडीएस नहीं कटेगा। मींस अगर मार्केट से मटेरियल खरीदा और मार्केट से मटेरियल खरीद के टेबल बना के दी, तो दैट इज कॉल्ड योर सेल और परचेज का कॉन्ट्रैक्ट, इसमें टीडीएस नहीं कटेगा, ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इट इज नॉट ट्रीटेड एज वर्क कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन एक चीज समझना, यहां पे लॉ मेकर्स बोलते हैं कि मार्केट में इसने जो मटेरियल खरीदा, उससे पहले एक और चीज समझना, यहां पे अगर मान लो निखिल ने इसको मटेरियल्स फ्री में सप्लाई नहीं किया था, निखिल ने फॉर एन एग्जांपल दिस मटेरियल इज सोल्ड टू विग्नेश, ऐसा हो सकता है निखिल का दुकान था मटेरियल का और मटेरियल इसने इसको सेल किया था और उसी मटेरियल से इसने क्या किया, ये प्रोडक्ट बना के दिया, तो टीडीएस कटेगा या नहीं? मींस यहां पे क्लाइंट कौन है? निखिल है, निखिल इज अ क्लाइंट, निखिल के लिए टेबल कौन बना रहा है? विग्नेश बना रहा है, विग्नेश को निखिल ने मटेरियल सेल किया है और उसी मटेरियल से उसने टेबल बना के दी। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा? इस पर्टिकुलर केस में अगर उसने सेल किया है, टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा? राइट आंसर इज यस, यहां पे भी टीडीएस कटेगा, यहां पे भी टीडीएस कटेगा, 194C में आएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उसको मटेरियल फ्री में सप्लाई करो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मटेरियल उसको फ्री में दो और आपके मटेरियल के हिसाब से वो बना के दे। आपने उसको मटेरियल का सेल का बिल बनाया है तो भी टीडीएस का कटेगा। सनप्रीत तो भी यहां पे टीडीएस कटेगा। अगर मटेरियल सेल का बिल बनाया और फिर वापस आप परचेज का बिल बनाते हो तो भी टीडीएस कटेगा, यहां पे टीडीएस कटेगा। भले मटेरियल उसने सेल किया और उसी मटेरियल से उसने अगर प्रोडक्ट बना के दिया है तो टीडीएस कटेगा। लेकिन एक चीज समझना सर, क्वेश्चन ये आता है कि जब ये मटेरियल आपने सेल किया फिर उसी को वापस वो बिल बना के देगा, तो उसमें वो बिल में दो चीजें इंडिकेट करेगा, एक तो मटेरियल का प्राइस इंडिकेट करेगा और एक लेबर का प्राइस इंडिकेट करेगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर मटेरियल लेबर क्या टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे टीडीएस कटेगा या सिर्फ लेबर कंपोनेंट पे कटेगा? मींस मटेरियल पे टीडीएस नहीं कटेगा। राइट आंसर इज मटेरियल पे टीडीएस नहीं कटेगा। मींस जब भी ये बंदा विग्नेश जो है वो बिलिंग करेगा तो बिलिंग करते टाइम उसने क्या किया कि मटेरियल जो है उसका बिलिंग इतना, क्योंकि उसने मटेरियल सेल किया था, मींस यहां से परचेज किया था इसी से, और वापस जब ये सेल का एंट्री करेगा तो यहां पे क्या बताएगा सपोज मटेरियल 3 लाख है और उस पे लेबर है 2 लाख, तो टीडीएस आपको 2 लाख पे ही काटना है अगर वो इनवॉइस में मटेरियल की प्राइस अलग से इंडिकेट है। अगर मटेरियल की प्राइस अलग से इंडिकेट है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको मटेरियल वाले कंपोनेंट पे टीडीएस नहीं काटना, बाकी वाले कंपोनेंट पे टीडीएस काटना है। अगर प्राइस अलग से इंडिकेटेड है तो मटेरियल वाले पे टीडीएस नहीं काटना, जो लेबर वाला रहेगा उस पे आपको टीडीएस है वो काटना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो अलग से इंडिकेट नहीं है, मटेरियल की वैल्यू इनवॉइस में अलग से इंडिकेट नहीं है, तो जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रहेगी उस टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे टीडीएस कटेगा। अगर मटेरियल की वैल्यू अलग से इंडिकेट नहीं है तो जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रहेगी उस टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे जो है वो टीडीएस कटेगा। जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू रहेगी उस टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे टीडीएस कटेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, मान लो विग्नेश ने क्या किया, ये मटेरियल है वो निखिल से नहीं खरीदा, विग्नेश को ये मटेरियल सप्लाई किया है, किसने पता है? विग्नेश को ये मटेरियल सप्लाई किया है, दैट इज किसी और पर्सन ने किया है जिसका नाम है आदित्य। आदित्य ने किया है, आदित्य ने सप्लाई किया या आदित्य ने सेल किया है, तो ऑब्वियसली ये तो मार्केट से खरीदा है, इसमें टीडीएस नहीं आएगा। लेकिन अगर यहां पे ये निखिल और आदित्य दोनों कनेक्टेड पर्सन है, दोनों रिलेटेड पार्टी है, दोनों अगर रिलेटिव है, रिलेटिव का मतलब यहां 40A सबसेक्शन 2 में जो पढ़ा था अपन ने, 40 सबसेक्शन 2 में पढ़ा था, तो इवन मटेरियल इज सप्लाइड बाय दिस थर्ड पर्सन तो भी यहां पे 194C में टीडीएस आएगा। मिस यहां पे क्या हुआ कि एक बात समझना सपना, यहां पे
मटेरियल सप्लाई कर रहा है आदित्य, और आदित्य और निखिल कनेक्टेड पार्टी है। आदित्य और निखिल जो है वो कनेक्टेड पार्टी है, आदित्य और निखिल है वो कनेक्टेड पार्टी है। और उस पर्टिकुलर केस में भैया आदित्य और निखिल कनेक्टेड पार्टी है, और आदित्य ने मटेरियल सप्लाई किया, विघ्नेश वो प्रोडक्ट बना के दे रहा है, तो इस पर्टिकुलर केस में टीडीएस कटेगा अंडर सेक्शन 194C। तो लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं कि मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट आउट ऑफ मटेरियल सप्लाई और सेल बाय क्लाइंट और एनी रिलेटेड पार्टी ऑफ द क्लाइंट। मींस क्लाइंट का जो रिलेटेड पार्टी है, वो क्लाइंट का रिलेटेड पार्टी ने अगर सप्लाई किया है तो उस पर्टिकुलर केस में भी आपका जो टीडीएस है वो टीडीएस कट जाएगा। अब एक और चीज समझना, एक केस लॉ है, वो केस लॉ नहीं है, सीबीडीटी का एक क्लेरिफिकेशन है, सर्कुलर है, वो अपन समझने की कोशिश करते हैं। हुआ क्या, जैसे आपने सुना होगा एक कंपनी है जिसका नाम है आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल ले लेते हैं, बीपीसीएल एक कंपनी है जिसका नाम है बीपीसीएल। अब ये बीपीसीएल क्या करती है, बीपीसीएल है वो पेट्रोल डीजल वगैरह है वो जो है वो सेल करती है, बट बीपीसीएल के पेट्रोल पंप होते हैं। अब पेट्रोल पंप कहां पे है, तो जैसे मान लो एक बीपीसीएल का पेट्रोल पंप है, जिस पेट्रोल पंप का नाम है, फॉर एन एग्जांपल पेट्रोल पंप का नाम है बीबी पेट्रोल पंप। ये मैंने पेट्रोल पंप डाला, पेट्रोल पंप, और ये बीबी पेट्रोल पंप ये कहां पे है पता है, ये मान लो मेरे पास में राजस्थान में एक पेट्रोल पंप है, बीबी पेट्रोल पंप, जो मेरे पास फ्रेंचाइजी है। अब होता क्या है कि बीपीसीएल जो है वो क्या करती है कि यहां से मान लो एक ट्रक है वो रवाना करती है, ये टैंकर है, टैंकर है, इसमें पेट्रोल डीजल आता है, और ये टैंकर है, और ये टैंकर में फ्यूल है, और ये फ्यूल भर के और ये मेरे पेट्रोल पंप तक पहुंचाते हैं, मुझे मेरे पेट्रोल पंप तक ये फ्यूल पहुंचाते हैं, बिकॉज उन्होंने अरेंजमेंट है कि जो मेरे पेट्रोल पंप तक जो फ्यूल की सेल करेगी वो बीपीसीएल करेगी, आगे जो सेल मैं कस्टमर को मैं करूंगा, बीबी पेट्रोल पंप वाला। अब हुआ क्या कि इन्होंने जो बिलिंग किया मुझे, उस बिलिंग में ऐसा लिखा है कि यहां पे पेट्रोल का जो कॉस्ट है वो फॉर एन एग्जांपल 2 लाख है और 20 लाख है। फॉर एन एग्जांपल पेट्रोल का कॉस्ट 20 लाख है, और इन्होंने मुझे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और चार्ज किया है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मान लो 50,000 चार्ज किया है, तो टोटल जो है उनका बिलिंग 20,50,000 का है। नाउ क्वेश्चन यहां पे ये आता है, क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर एक बात बताइए, मैं क्या करूंगा, बीबी पेट्रोल पंप वाला आई विल पे द 20,50,000 टू द बीपीसीएल, बीपीसीएल को मैं 20,50,000 का पेमेंट करूंगा। तो क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि उन्होंने जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मेरे से 50,000 लिया है, क्या ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, और क्या इस पे 194C में टीडीएस काटना है या नहीं काटना। देखिए हुआ क्या, मेनी टाइम बीपीसीएल क्या कर रहा है कि बीपीसीएल मुझे पेट्रोल देता है मेरे पेट्रोल पंप तक, और उसमें पेट्रोल के साथ साथ में वो कुछ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और मेरे से कलेक्ट करता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कलेक्ट कर रहा है, क्या मैं ऐसा मानूंगा कि मैंने ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ली है इनसे, क्या मैंने इनसे कोई ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ली है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, क्या उस 50,000 पे बीबी पेट्रोल पंप वाले जब पेमेंट करेंगे इनको 20,50,000 का, तो क्या 50,000 पे टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा। राइट आंसर इज, लॉ मेकर्स में यहां पे क्या किया, सीबीडीटी ने क्लेरिफिकेशन दिया, और सीबीडीटी बोलती है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस पे 194C में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बात समझिए, यहां पे आपका ये कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यहां पे परचेज एंड सेल का कॉन्ट्रैक्ट है। और एक चीज समझना, यहां पे सेल कहां खत्म हो रही है, पेट्रोल पंप तक खत्म हो रही है। जब इन्होंने एग्रीमेंट देखा, एग्रीमेंट बीपीसीएल का और बीबी पेट्रोल पंप के बीच में जो अग्रीमेंट बना था, उस अग्रीमेंट को देखा तो पता चला कि भैया इनकी जो सेल है वो सेल कहां खत्म हो रही है, तो सेल खत्म ही बीबी पेट्रोल पंप पे हो रही है। जो सेल खत्म हो रही है वो बीबी पेट्रोल पंप पे हो रही है। मीन सेल जो खत्म हो रही है वो बीबी, मतलब एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम दिस सेल इज कंप्लीटेड, एट द बीबी पेट्रोल पंप। सो दे हैव नॉट टेकन एनी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। वो भले बिलिंग में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अलग से बता रहे हैं, बट यहां बीबी पेट्रोल पंप ने थोड़ी कोई ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ली है।
ट्रांसपोर्टेशन सर्विस तो किसको बोलते हैं कि बीबी पेट्रोल पंप किसी ट्रक वाले को जाके बोलता, वीआरएल लॉजिस्टिक को, और बोलता कि मेरे लिए आप वहां से पेट्रोल लेके आइए, तो वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस थी। यहां पे तो आप एक बात समझिए, यहां पे तो क्या है कि आपकी जो सेल कंप्लीट हुई है, वो सेल कंप्लीट कहां पे हुई है, एग्जैक्टली बीबी पेट्रोल पंप पे सेल कंप्लीट हुई है, और ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल है वो वहीं पे कंप्लीट हो रहा है, ये कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो इस पर्टिकुलर केस में इस 50,000 पे टीडीएस नहीं कटेगा, भले बिल में अलग से उन्होंने जो है वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बता रखा है। इसका एक और थोड़ा इजी एग्जांपल लेता हूं जिससे आप समझ पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे। हुआ क्या, मैं हर बार जाता हूं दिल्ली, तो दिल्ली में पढ़ाने जाता हूं, मैं इस बार भी दिल्ली आने वाला हूं करके, ठीक है, 2 दिन के लिए सोच रहा हूं, ऐसा कुछ 2 दिन के लिए सोच रहा हूं दिल्ली वालों से मिलने जाऊं। तो दिल्ली गया मैं इस बार। अब मैं दिल्ली गया इस बार, तो दिल्ली जाते टाइम हुआ क्या कि दिल्ली में मेरे को कुछ आईपैड खरीदना था, मेरे को सब वो सामान खरीदना था, तो मैंने सब सामान खरीद लिया। वहां से मैंने कुछ सामान खरीद लिया, ठीक है, आईपैड खरीदा, स्पीकर खरीदे, माइक खरीदा, ये सब चीजें मैंने खरीदी दिल्ली से। अब दिल्ली से मैंने खरीदा तो वहीं पे आपका जो सेल है वो सेल कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल कंप्लीट हो गया। जैसे ही मैंने दिल्ली में खरीदा तो वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल कंप्लीट हो गया। अब एक बात समझना, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल कंप्लीट हो गया, उसके बाद में मैंने क्या किया, वो सब सामान था, मैं किसी ट्रांसपोर्टर के पास गया, उसको बोला मेरे को दिल्ली से मुंबई पहुंचाना है, तो आप मुझे दिल्ली से मुंबई पहुंचा देना। मैंने उनको 50,000 रुपीज दे दिया पैसा। क्या इस पे टीडीएस कटेगा? आंसर इज यस, बिकॉज आई हैव टेकन द ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। मैंने ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ली है, यहां पे मैंने जो है वो मैंने ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ली है, यहां टीडीएस कटेगा। लेकिन एक बात समझना, मैं दिल्ली जब गया, तो दिल्ली में जब मैं वहां पे गया तो मैंने उसको बोला कि मेरे को ये आइटम चाहिए, एक आईपैड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, और मैंने उसको बोला कि इसका डिलीवरी जो है ना वो मुझे मुंबई चाहिए। तो इसने बोला ठीक है सर, हम मुंबई डिलीवरी करवा देंगे आपका सेम कॉस्ट में। उसने मेरे से बिल बनाया, उसने नो डाउट बिल का जो पैसा था वो मेरे से पूरा ले लिया। अब उसने उसमें अलग से ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस डाला है, क्या इसमें टीडीएस कटेगा? नहीं कटेगा, बिकॉज हिज सेल विल बी कंप्लीटेड ओनली एट द मुंबई प्लेस। मींस उसने तो बोला है ना सेल ऑन डिलीवरी है करके, ठीक है, मैं आपको डिलीवर करवाऊंगा, तो डिलीवरी पे उसका सेल हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में यहां पे टीडीएस उस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे नहीं घटेगा। तो आप ये समझिए ना, सिंपल सी बात है कि जो बीपीसीएल है, आईओसीएल है, जो ये पेट्रोलियम वाली कंपनी है, ये क्या करती है कि जो पेट्रोल है, ऑयल है, जो गैसेज है, वो क्या करती है, पेट्रोल पंप तक पहुंचाती है, और वहां पे उनका सेल का कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट होता है। तो इवन उन्होंने कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अलग से डाला, इसमें आपने थोड़ी कोई ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ली है यार दीक्षित, इसमें हमने कोई भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस नहीं ली ना। यहां बीबी पेट्रोल पंप वाले ने थोड़ी कोई ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ली है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल कहां पे है कि मेरे पेट्रोल पंप तक तेल पहुंचाओगे तुम, तो मेरे पेट्रोल पंप तक आप तेल पहुंचाओगे, तो मैंने आपसे कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी किया है यहां पे। तो उस पर्टिकुलर केस में यहां पे टीडीएस नहीं कटेगा। अब एक और चीज समझना है यहां पे, सर अगर यहां पे ये जो बीपीसीएल है, इन्होंने क्या किया, ट्रक भाड़े पे लिए, और ये सर्विस अगर वीआरएल लॉजिस्टिक से ली, तो वीआरएल लॉजिस्टिक से सर्विस ली, और वीआरएल लॉजिस्टिक को जब ये बीपीसीएल पेमेंट कर रहा है, तो 194C में टीडीएस कटेगा ना भाई। अगर बीपीसीएल ने क्या किया कि ये ट्रक का ट्रांसपोर्टेशन सर्विस वीआरएल से लिया है, वीआरएल लॉजिस्टिक से, तो वीआरएल लॉजिस्टिक जो है वो वीआरएल लॉजिस्टिक से जो बीपीसीएल ने सर्विस लिया है, तो वीआरएल लॉजिस्टिक को ये पेमेंट करेंगे, तो उसमें टीडीएस कटेगा अंडर सेक्शन 194C करके। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, लास्ट पॉइंट एक बचा है, और उसके बाद में आपको जो है वो मैं छोड़ दूंगा। सबसे पहली चीज, सर एक बात बताओ, वेयरहाउसिंग भाड़े पे लिया, तो वेयरहाउसिंग कहीं इस पे भी अगर आप भाड़े पे लेते हो, तो उस पे टीडीएस कौन सी सेक्शन में कटता है पता है? 194I में, दैट इज कॉल्ड रेंट ऑफ असेट। जब आप वेयरहाउस भाड़े पे लेते हो, मींस आपने गोडाउन भाड़े पे लिया, वेयरहाउस भाड़े पे लिया, तो टीडीएस 194I में जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, अगर आपने किसी को कोल्ड स्टोरेज चार्जेस पे किया, कोल्ड स्टोरेज चार्जेस पे किया, तो वो आपके 194C में कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा। अगर आपने कोल्ड स्टोरेज चार्जेस पे किया, कोल्ड स्टोरेज चार्जेस का मतलब होता है कि जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल आपने टमाटर उगाए थे, या मान लो कोई ऐसी चीज थी जो आपको लाइक खराब हो सकती थी, तो आपने क्या किया, कहीं से कोल्ड स्टोरेज सर्विस लिया। कोल्ड स्टोरेज सर्विस में सिर्फ वेयरहाउसिंग नहीं होता है, उसमें वेयरहाउसिंग के साथ साथ में वो बंदा क्या करता है, वहां फ्रीजर का सर्विस देता है कि कहीं वो खराब ना हो जाए। तो दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो 194C में जाएगा।
तो देखो वेयरहाउसिंग वर्ड आता है या गोडाउन भाड़े पे लिया तो 194I में जाएगा, दैट इज अ रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। बट अगर आपने कोल्ड स्टोरेज चार्जेस पे किया, जैसे मान लो मैं एप्पल का बिजनेस करता हूं, तो जब मैं एप्पल का बिजनेस करता हूं तो एप्पल खराब ना हो जाए उसके लिए मैंने कोल्ड स्टोरेज सर्विस ली, तो वो तुम्हारे कहां जाएगा 194, कहां जाएगा 194C में जाएगा। तो ध्यान रखना कोल्ड स्टोरेज चार्जेस 194C, वेयरहाउसिंग चार्जेस है तो आपका 194I में। अब एक बात समझना, एक क्या हुआ ना, एक बहुत फेमस केस लॉ थे, 2 केस लॉ थे सर। ये जो जितनी भी एयरलाइंस आती है, एयरलाइंस इंडिया में बहुत सारी फॉरेन की एयरलाइंस वगैरह काम करती है। अब हुआ क्या, एयरलाइंस कंपनीज जब इंडिया में आती है तो एयरपोर्ट पे ये लोग क्या करते हैं पता है, एयरपोर्ट पे ये लोग लैंड करते हैं, तो जो हवाई पट्टी होती है, हवाई पट्टी जिसको क्या बोलते हैं, एयरवेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं हवाई पट्टी को, क्या बोलते हैं सबवे, क्या बोलते हैं उसको, हवाई पट्टी को, हवाई पट्टी को क्या बोलते हैं, हवाई पट्टी को क्या बोलते हैं यार, रनवे, रनवे। हाँ, तो एक बात समझना, जितनी भी ये एयरलाइंस कंपनीज है, एयरलाइंस कंपनीज क्या करती है इंडिया में जब आती है, कोई भी एयरलाइंस है, ठीक है, इंडिया वाली या इंडिया के बाहर वाली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोग क्या करते हैं यहां पे ये हवाई पट्टी को यूज करते हैं, और हवाई पट्टी रनवे, हाँ रनवे, रनवे को यूज करते हैं करके, ठीक है, रनवे को यूज करते हैं, एयर स्ट्रिप, एयर स्ट्रिप भी बोलते हैं, आई डोंट नो, इतना टेक्नोलॉजी तो मेरे को पता नहीं, बट हवाई पट्टी बोलते हैं हमारे उधर गांव में, तो हवाई पट्टी करके, ठीक है। तो ये जो हवाई पट्टी है इसको यूज करते हैं, एज वेल एज द वहां पे वो फ्लाइट को पार्किंग भी करते हैं। तो उसका क्या करते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसको ये लोग क्या करते हैं पता है, उसके चार्जेस पे करते हैं, और वो चार्जेस पे करते हैं दैट इज द पार्किंग चार्जेस एज वेल एज द लैंडिंग चार्जेस। तो इन्होंने क्या किया, लैंडिंग चार्जेस पे किया एज वेल एज पार्किंग चार्जेस पे किया। क्वेश्चन ये आता है कि जो हवाई पट्टी जो है उसको यूज किया रनवे को, उसके लिए लाइक लैंडिंग चार्जेस पे किया, पार्किंग चार्जेस पे किया, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है या ये रेंट है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है या ये रेंट है। एक बात बताऊं, पहले 2 हाईकोर्ट के अलग अलग जजमेंट थे, और 2 हाईकोर्ट के जजमेंट कैसे कैसे थे मैं बताऊं आपको। एक हाईकोर्ट बोल रही थी, जो कि नॉर्थ की हाईकोर्ट थी, कोई आप बताएंगे साउथ की हाईकोर्ट सही थी या नॉर्थ की हाईकोर्ट सही थी। नॉर्थ की हाईकोर्ट जापान एयरलाइंस के केस में एक हाईकोर्ट का जजमेंट था, और वो बोलती है कि ये तो 194I है, ये तो रेंट है, कि जैसे ही आप लोग फ्लाइट उतरती है तो आप लैंड को यूज कर रहे हो, दैट इज लैंड को यूज कर रहे हो, तो दैट इज द रेंट, तो 194I में टीडीएस कटना चाहिए। लेकिन एक साउथ की हाईकोर्ट थी, वो बोलती है कि नहीं, दिस इज नॉट अ रेंट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। 194C, वो बोलते हैं 194C में टीडीएस कटेगा, कि रेंट नहीं है। उन्होंने ये बोला रेंट नहीं है, उसके पीछे का रीजन साउथ वाली हाईकोर्ट ने ये बोला, साउथ की हाईकोर्ट ये बोलती है कि ये रेंट नहीं। रेंट का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कोई जगह आपने भाड़े पे ले ली, जैसे मेरा ये स्टूडियो है, मैंने भाड़े पे ले लिया, मैं यहाँ पे डीटी पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है मैं सुबह आके यहाँ पे डांस क्लास सिखाना चालू कर दूं, मैं स्टैंड अप कॉमेडी चालू कर दूं, मैं कुछ भी कर दूं, मेरी मर्जी है, मैं यहाँ सोऊं, पढ़ाऊं, नहीं पढ़ाऊं, कुछ भी करूं, मैं डांस करूं, पार्टी करूं, मेरी मर्जी है ना, ये प्लेस मेरे पास है, मेरे कंट्रोल में, मैं जो चाहूं वो करूं। लेकिन इन्होंने बोला कि कभी भी जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट कोई भाड़े पे थोड़ी दिया है वो हवाई पट्टी किसी को, भाई यहां पे एयरपोर्ट जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो पूरा क्या करती है, पूरा कंट्रोल करती है। मींस कैसे, वो जब बोलेंगे तभी फ्लाइट को उतरना है, वो जब बोलेंगे तभी फ्लाइट को उतरना है, वो जब जगह देंगे वहां जाके आपको पार्क करना है। तो इट इज अ बंडल ऑफ द सर्विस, ये बंडल ऑफ सर्विस है, और ये आपका 194C में जाना चाहिए। तो दोनों केस जो है, एक साउथ वाला एक नॉर्थ वाला, दोनों फिर कहां पे गए, सुप्रीम कोर्ट में गए। सिंगापुर एयरलाइंस एंड जापान एयरलाइंस के केस में दोनों केस है वो एक साथ में गए, कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने जब सुना तो आप मुझे बताइए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला होगा, 194C या 194I। तो जो लैंडिंग और पार्किंग चार्जेस है, आप ही बताइए 194C या 194I। 194I, तो सब नॉर्थ वाले बोल रहे हैं साउथ वाले सही है करके, ठीक है। तो 194C आंसर इज यस, 194C इज अ राइट आंसर, नॉट अ 194I। 194I में नहीं जाएगा, इट इज नॉट अ रेंट, इट इज अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ना, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, इट इज अ बंडल ऑफ सर्विस, तो 194C में जाएगा करके, ठीक है। चलिए डन। तो अब आप एक काम करिए, आज आपको घर पे जाके क्या करना है, पहली चीज तो 194C तक जितने नीचे क्वेश्चन के नंबर दे रखे हैं ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 9 दे रखा है, उसके बाद पिछले वाले पेज पे क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, उसके पिछले पेज नंबर पे 1 और 11 दे रखा है करके, ठीक है।
उसके पिछले पेज पे क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है। तो ये जितने क्वेश्चन दे रखे हैं ना, ये घर पे जाके रिवाइज करके आओगे, 194C को पूरा पढ़ के आ जाओगे, और कुछ भी डाउट है तो फिर आप मुझे बताएंगे करके, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है। 194C को तक पूरा रिवाइज करके आएंगे, और जितने नीचे क्वेश्चंस दे रखे वो क्वेश्चंस देख के आएंगे, जो भी डाउट रहेंगे वो अपन कल लेंगे, और कल अपन इसके आगे पढ़ना चालू करेंगे। चलिए आज के लिए इतना बहुत है करके, ठीक है। जी ना, यस 194C, 194C इस ऐसा क्वेश्चन भी है एक बार करके, ठीक है। मिहिर बोलना बेटा, मेरे को है ना एक्चुअली क्या है ना, एक दो स्टूडेंट मिलने आए हुए, मैंने उनको 9 बजे का टाइम दिया था, और मैंने अभी तक देखा ही नहीं कि वो कहाँ है करके, ठीक है। तो ऐसा ना हो जाए कि मैं मतलब, मिहिर एक बार तुम आज व्हाट्सअप करो, मैं आपका रिप्लाई करता हूँ पक्का। चलिए बाय, टेक केयर। चलो बाय, टेक केयर।